अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट एलिज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होंगे और इन्जॉयमेंट के साथ साथ जो है वो मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि मेहनत करना आज के वक्त में बड़ा ज़रूरी है। वो लोग जो मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी के ख़ास हिस्से में पीछे चले जाते हैं, जिनका आगे बढ़ना जो है वो नामुमकिन होता है। अच्छा, आजकल मैंने क्या ख़ास बात नोटिस की है कि हमारी यंग जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर हमें वो नज़र आते हैं जॉब्स की डिमांड करते हुए, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे नौजवान हैं जो अपने छोटे छोटे बिज़नेस करते हुए हमें नज़र आते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हमें नज़र आते हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ कि स्पेशली ख़वातीन। आजकल देखें वो दौर है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है और जो भी हमारे हालात हैं, इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करें तो वो हम बखूबी वाकिफ़ हैं तमाम हालात से। तो इन हालात में हमारे लिए ज़रूरी है कि घर के जो अफराद हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को जो है वो कमाना चाहिए। और ख़ूबसूरती वाली बात तो ये है कि हमारी जो यहाँ माशरे की ख़वातीन हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं, फिर ऑनलाइन बिज़नेस के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं। और बड़ी खुशी होती है जब हम ख़वातीन को इस मैदान में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और जब बात करते हैं नौजवान नस्ल की, तो हमारी यंग जनरेशन इतनी मोटिवेटेड है, जब भी बात करते हैं उनसे इतना अच्छा महसूस होता है कि वो अपनी डिग्रीज़ के साथ साथ कोई ना कोई ऐसा काम लाजमी कर रहे हैं जिस पे वो अपने घर को भी सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियली तौर पे, और अपने सारे अखराजात भी वो खुद उठाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों को हम देखते हैं। इवन आप मुल्तान शहर की अगर हम बात करते हैं, मैंने बहुत जगह एक्सपीरियंस किया है कि हमारे नौजवान जो हैं वो जगह जगह हैं, अपने फूड स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिन्होंने, और काम कर रहे हैं अपना और बड़ा अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड भी हैं और वो अपनी जॉब्स भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आज जो हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो एक मिसाल हैं हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है कि ख़वातीन किसी भी मामले में जो है वो पीछे नहीं रह सकती। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोमल ज़ैनब, जिन्होंने अपना एक कार्ट से काम स्टार्ट किया है और माशाल्लाह से उन्होंने बड़ा अच्छा लोगों का दिल भी जीता है। एक कार्ट जो कि बिरयानी का वो लगाती हैं, लोग उस टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखें ना, वो कहते हैं ना कि जब भी आपने कोई कारोबार चलाना हो तो आपका इखलाक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो उनसे मिल के भी हमने जाना है कि उनका इखलाक भी बहुत अच्छा है। तो जी तारुफ़ करवाते हैं। और हमारे साथ आज मेहमान जो मौजूद हैं वो मोमिल हैं, और मोमिल के साथ साथ हमारे साथ अलिशबा भी मौजूद हैं, अलिशबा आसिफ, जो कि रिपोर्टर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं मोमिल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बताएं, आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी हमारी सोसाइटी के लिए, यानी ख़वातीन, आपने ये चीज़ हमें रियलाइज़ करवा दी है कि ख़वातीन किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में जो है वो पीछे नहीं रह सकती। तो कैसा था, आपने ये कब स्टार्ट किया, आइडिया कैसे आया आपको कि नहीं मुझे ये काम करना है? मुझे यहाँ पर 8 मंथ हो गए हैं मैक्सिमम। अच्छा। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इंसान को हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैंने जॉब में भी किया है, 4 इयर्स मैंने जॉब किया है एज अ मैनेजर मॉल ऑफ मुल्तान में। तो उसके बाद फिर मुझे अपने काम का शौक़ भी हुआ, क्योंकि जॉब जो है वो एक टेम्परेरी होती है, और जो अपना काम जो होता है वो तो फिर पूरी ज़िंदगी परमानेंट होता है ना। आप एक बच्चे की तरह उसको पालना शुरू होते हैं और वो फिर बढ़ता है। अगर आप अपने काम में हार्ड वर्किंग है, मस्बत सोच के साथ आप बढ़ रहे हैं आगे, तो वो बढ़ता है डे बाय डे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। काम करते हुए आपको किन चैलेंजेस का, जब आपने स्टार्ट करना था, वो एक बिजनेस आइडिया आपको आया या आपके आसपास जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने भी आपको आइडिया दिया? नहीं, खुद से ही आया है। पहले मुझे लगता था कि बहुत आसान है स्टॉल लगाना ना। अच्छा, क्योंकि मैं जाऊंगी बस स्टॉल लगा लूंगी, क्योंकि वो देखती थी ना ऐसे ही बस कार्ट लग जाते हैं। हाँ। तो जब मैंने लगाया तब मुझे पता चला है कि वो जो कार्ट वाले होते हैं उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात होती हैं, कारपोरेशन वाले होते हैं और वैसे इधर उधर आपस में। अच्छा, यानी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे, लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का, अब आहिस्ता आहिस्ता मामला बेहतर हो रहे हैं। थोड़ी आदत भी हो गई है। अच्छा, आदत भी हो रही है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि इंसान को ना फिर उन मुश्किलात की आदत भी होने लग जाती है।
लेकिन मुश्किलात हर आई थिंक ज़िंदगी की हर चीज़ का एक हिस्सा हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप बड़े से बड़ा कारोबार कर रहे हैं, आप छोटे से छोटा कारोबार कर रहे हैं, हर एक ज़िंदगी के हिस्से में आपको मुश्किलात का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। लेकिन अपने काम में ये है कि वो नफ़ा मुनाफा खुद को है, पीस ऑफ माइंड भी है ना, अपने माइंड से जाओ और कोई बात करने वाला नहीं है, सुकून है दिल की। हाँ, यानी दिल को भी सुकून है और दिमाग को भी सुकून है। अच्छा, बिरयानी ही क्यों, आपने कोई और चीज़ क्यों नहीं चूज़ की? आपने बिरयानी का ही क्यों स्टॉल आपने लगाने का सोचा? हमारी जो गर्ल्स हैं ज़्यादातर हॉस्टल एरिया है वहाँ पर, गुलगश वाली साइड, बिल्कुल जहाँ पर मेरा कार्ट है, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि वहाँ पर लड़कियाँ जो है बिरयानी ज़्यादा लाइक करेंगी। तो मैं हूँ भी सिंध वाली साइड से, हैदराबाद से। अच्छा, ज़बरदस्त, फिर तो बिरयानी का स्टॉल भाई लगाना बनता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ का टेस्ट थोड़ा यहाँ लाना चाहिए। ज़बरदस्त जी। इनकी जो कार्ट है वो गुलगश्त में ब्रांड रोड पे है, ऐसा ही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इन्हें वहाँ पे काम करते हुए। ऐसी बहादुर लड़कियाँ जो हैं वो हमारे मुआशरे को ज़रूरत है ऐसी बहादुर लड़कियों की, क्योंकि देखें, अपने लिए काम करना, अपनी फैमिली के लिए काम करना, ये वो चीज़ होती है जो आपके दिल को सुकून देती है हर वक्त। आप अगर फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर रही हैं, अपनी फैमिली को कर रही हैं, तो ये वो पार्ट ऑफ लाइफ है जो आपको हमेशा सुकून में रखता है। ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि आप सिर्फ अपने लिए ये कार्ट लगा रही हैं या फिर फैमिली को भी इससे फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं? नहीं, फैमिली सपोर्ट के लिए लगाया, अपने लिए कौन लगाता है, शौक से कोई भी नहीं लगाता। अच्छा, नहीं, मुझे तो काम करने का शौक भी है। नहीं, वो ज़्यादातर लड़कियां जॉब को ही देखती हैं या फिर उनका कोई ड्रीम होता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि आप छोटे से छोटा काम भी शुरू करें, दिन रात मेहनत करें, जॉब करें आप, ठीक है। आप जब तक आपका बिजनेस सेट नहीं हो जाता, आप जॉब भी करते रहें अगर आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना कारोबार भी आप साथ साथ स्टार्ट करें। लेकिन एक चीज़ को ही टाइम दे सकते हैं हम, अगर हम जॉब पे लगेंगे फिर हम अपने काम को नहीं देख सकेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ ट्रू। लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत करनी पड़ती है, सारा टाइम देना पड़ता है। हाँ, ये तो है। लिशबा, आप इस बात से कितनी मुत्तफ़िक हैं? मोहम्मद बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपना अगर आपको कारोबार करना है तो दिन रात एक करनी पड़ती है। और मैं बहुत पर्सनली जब मैं इनसे मिली तो बहुत खुश हुई। आप अलीज़े देखो, आप एक रोड पे खड़े होके एक कार्ट, और जहाँ पे पूरी लाइन में जो हैं सारे मर्द हज़रात हैं, उनके बीच में आप खड़े होकर कर रहे हो। और जब मैं मोमल से मिली थी तो सख्त गर्मी थी उस दिन, जून का महीना था आई थिंक, और मोमल ये तब उन दिनों की बात है जब इन्होंने कार्ट स्टार्ट किया। जी, गर्मी में सख्त, तो दोपहर में ये खड़ी हुई थी, तो ना वहाँ पे कोई पंखा था और ना हवा आ रही थी। तो मेहनत, एक जज्बा है कि आपको अपना काम करना है और आगे लेके चलना है। तो इनका ड्रीम है मैं अपने काम को आगे भी बढ़ाऊं। तो काफ़ी लोगों के आगे ये मिसाल भी हैं ना। लोगों से हाथ फैलाने से बेहतर है आप अपना कारोबार शुरू करो, अपनी मेहनत करो, थोड़े से स्टार्ट करो, तो थोड़े में भी अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। बिल्कुल तो आप स्टार्ट करो। अच्छा, जब आपकी नीयत साफ होती है और आपका दिल साफ होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उस काम में बरकत आ जाती है। हाँ, ये बात है कि मोमल की जो है वैसे भी इखलाक बहुत अच्छा है, तो कस्टमर इखलाक देख के भी आते हैं। वरना काफ़ी आप देखें काफ़ी जगहों पे ना, अगर कोई बंदा रूड होगा ना, उसके पास कोई भी नहीं जाता। हाँ, उसका टेस्ट आप जितना भी अच्छा हो ना, अगर एक बंदा रूड है तो आप उसके पास दोबारा जाएंगे ही नहीं कि यार क्या करना उस बंदे के पास जाके जिसका इखलाक ही अच्छा नहीं है, जिसका इखलाक ही। लेकिन वही बात है ना कि हमारे लिए और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए मोमिल एक एग्जांपल हैं, एक मोटिवेशन के लिए आप समझ लें एक रोल मॉडल हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि आसान नहीं होता कि आप एक रोड पे खड़े हैं और आपने एक इतनी गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम के जो भी हालात हैं, बिसाइड्स ऑफ दैट, उन तमाम चीज़ों को साइड पर रखते हुए आपने अपना काम करना है और आपने अपने काम को टाइमिंग्स देनी है। ये आसान बात नहीं होती, और स्पेशली उस माशरे में जहाँ पे अगर लड़की बाहर निकलती है तो उसको हज़ार तरह की नज़रों का सामना करना पड़ता है। उस माशरे में ये काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसलिए मुझे खुद भी जब आपसे मैं मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक हंसमुख चेहरा। और जब मैं आपसे अलिशबा हमारे शो में आती हैं तो मैं हमेशा ये जिक्र करती हूँ कि जब भी अलिशबा आती हैं तो हमारा मूड ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि अलिशबा की एक नेचर है कि वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती हैं। तो ऐसे लोगों का आपके माशरे में होना, आपके इर्द गिर्द होना एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से,
कि वो आपको ऐसे लोगों में रखता है जो हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। और सेम मैंने वो चीज़ मोमिल में भी नोटिस की कि ये जब से आई हैं ये स्माइली फेस के साथ घुल मिल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, सबके साथ बातचीत कर रही हैं। तो ये चीज़ आपके बिजनेस में तो क्या, आपके हर फील्ड ऑफ लाइफ में आपको जो है वो हेल्प आउट करता है। मैं भी यही समझती हूँ, जो लोग कहते हैं ना हम मूडी है, मूडी नहीं, मूडी आप हो सकते हो बट अगला बंदा आपकी नेचर को नहीं समझता, आप उसको किस वक्त क्या रिएक्शन दे रहे हो। तो वो कहते हैं ना, हदीस भी है कि आपको खुश इखलाक आपका अच्छा होना चाहिए जब भी आप किसी से मिलो, तो आपकी चीज़ें भी बेहतर होती है, ना सिर्फ दूसरे की, आपके भी अपने मामलात बेहतर हो जाते हैं। अच्छा अलिशबा, मुझे ये भी बताइएगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में नर्सरी के इस वक्त क्या मामलात हैं? देखें अलीज़े, जब मुल्तान में एक गहवारा सेंटर होता था जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे, जब भी कोई बच्चा रेस्क्यू किया जाता था ऐसा मुल्तान या इर्द गिर्द के इलाके से, तो वहाँ लाया जाता था, पर सोशल वेलफेयर की जानिब से वो ख़त्म कर दिया गया था। अब मुल्तान में ऐसा कोई भी इदारा नहीं है जहाँ जो नौमौलूद बच्चे होते हैं उनको लाया जाए। तो जब भी कोई बच्चा रेस्क्यू किया जाता है, अभी अगर हम पिछले 7 से 8 माह की रिपोर्ट ही देख लें तो इनमें तकरीबन 20 से 25 बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हालत तशवीशनाक होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कचरे के डब्बे में से मिले हैं या गटर में से मिले हैं। इनमें से ज़्यादा बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको चिल्ड्रन हस्पताल मुंतकिल किया जाता है। उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो टीम है उनको लाहौर ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि यहाँ पे नर्सरी नहीं है, बाकायदा एक पूरी टीम जाती है बच्चे को लाहौर छोड़ने के लिए। अब नर्सरी ना होने से क्या मामलात ख़राब होते हैं, वो ये कि अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अपनी नर्सरी होगी तो काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा ईडी सेंटर के बाहर भी झूला लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आपने बच्चे इधर डालने हैं तो आप आके डाल जाए अपना नाम जाहिर किए बिना। तो इस तरह का सिस्टम अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी हो जाए तो ये बच्चे जो है एक अजियतनाक चीज़ से बच जाएंगे। और दूसरा ये जो अडॉप्शन के केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अपना एक अलग से कोर्ट है बाकायदा। अगर आप अपनी अडॉप्शन की जो रिक्वेस्ट देते हो तो वो फिर लाहौर जाती है, और यहाँ के जो लोग हैं, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, उन्हें लाहौर जाना पड़ता है, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो कोर्ट है वो आपको ऐसे ही बच्चा नहीं दे देता, वो पूरी जांच पड़ताल करता है, उसके बाद आपकी हेयरिंग्स होती हैं, उसके बाद आपको बच्चा दिया जाता है। तो अभी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में अगर साउथ पंजाब की बात करें तो बहुत सारे अडॉप्शन के केसेस पेंडिंग है। तो लोगों को ये भी मुश्किलात आती हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिनकी औलाद नहीं है या किसी भी रीज़न की वजह से। अच्छा, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और अगर बात करती चलूँ मैं मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो क्या चल रहे हैं। आप सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, सियालकोट और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, दरिया सतलुज की अगर हम बात करें जो डूब रहे हैं वो इलाके, दरिया चनाब की अगर हम बात करें तो उन इलाकों में भी यही हालात हैं। हमारी रूही की टीम है वहाँ पर जो हमें बताएंगी, हमें आगाह करेंगी कि वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और रेस्क्यू की टीम्स का क्या वहाँ पे मामला है। अलिशबा, मुझे इस वक्त जो सूरत हाल मैंने देखी, वीडियोस जो मैंने देखी, मैं रात को देख रही थी और हैरान कुन सिचुएशन थी मेरे लिए कि सियालकोट में पानी लोगों के घरों में पहुंच चुका है, घरों में दाखिल हो गया है। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी की गुजर बसर वो समझ लें कि नामुमकिन होती जा रही है ना। लोग इतना तंग हैं, बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हर फील्ड ऑफ लाइफ इससे मुतासर होता जा रहा है। रात को जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और वहाँ पे जो है सारे तालीमी इदारे भी आज बंद है। एक आम तातील दे दी गई है, छुट्टी है का दिन है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत बुरे हालात हैं। इसी तरह अगर बात करें हम लाहौर के भी आसपास के इलाकों की, तो वो भी मुतासिर हो रहे हैं। और अगर दरियाई चनाब की बात करें तो दरियाई चनाब में भी रात को आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा जो पानी था वो अभी तक आ चुका है। और ये ना अलीज़े 15-15 मिनट के वक्फे से आ रहे थे कि अभी 35,000 ज़्यादा हो गया है, अभी 60,000 ज़्यादा हो
हो गई है। और रात को मैं कोई फिगर देख रही थी कि कितने लाख क्यूसिक पानी जो है उसकी तादाद जो है दरियाए चनाब वाली साइड पे है। तो इधर उस वक्त जो वो वाले इलाके हैं उधर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और जब भी सैलाब आता है लोग कितने मुतासिर होते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जब पिछले सालों में फ्लड कवर किया या देखा तो ना सिर्फ घर जाते हैं अलिशा, ये वाकई सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल नागवार होती है। और हम स्पेशली जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हम सफ़र इमोशनली और मेंटली कर रहे हैं उनको देख के। दरियाए चनाब पे इस वक्त हमारे रूही की टीम भी मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त सलमान ज़मीर साहब मौजूद हैं जो हमें दरियाए चनाब में जो भी सूरत हाल इस वक्त है वो उससे आगाह करेंगे। रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है वहाँ पे और इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है, वो तमाम चीज़ों के बारे में हमें आगाह करेंगे। जी सलमान, बताइएगा। जी अलीज़े, इस वक्त मुल्तान शहर में जो है वो सैलाबी सूरत हाल संगीन हद तक जो है वो ख़राब हो चुकी है। बात करेंगे हम सैलाब की तो इस वक्त मुल्तान शहर में मैं मौजूद हूँ चनाब के मकाम पर। मेरे पीछे आप चनाब का ब्रिज देख सकते होंगे कि चनाब का ब्रिज इस वक्त मौजूद है, मगर अभी यहाँ पर इतना पानी ऐसा मौजूद नहीं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यहाँ पर हाई अलर्ट जारी है और जो नवाही इलाके हैं वो इधर से खाली करा लिए गए हैं। लोग जो हैं वो अभी भी बस्ती खैमों में जो है वो पनाह लेने पर मजबूर हैं। और इसी के साथ साथ बताया यही जा रहा है कि अगले 36 से 48 घंटों के अंदर एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो मेरे ये जो बैक साइड पे चनाब है यहाँ से गुजरेगा। और 2010 के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो होगा ये काउंट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो चनाब हेड मराला पर इस वक्त 9,80,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है और वो तकरीबन 24 से 48 घंटों के दौरान वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और 9 लाख क्यूसेक का मतलब यह है कि ये जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये जगह भी पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि 2010 के अंदर हमने देखा था कि सैलाबी रेला जो है वो 10 लाख क्यूसेक तक जो है वो यहाँ पहुंचा था। और जब यहाँ पर 10 लाख क्यूसेक पहुंचा था तो वो तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का एरिया जो है उसने अपने आप उस पानी ने जो है उस एरिया को लपेट में ले लिया था। बात करते चले इस वक्त हेड मराला की तो 9,80,000 क्यूसेक का रेला तो हेड मराला से आ रहा है। और इसी के साथ साथ हेड खानकी की बात करें तो हेड खानकी के ऊपर इस वक्त 6,81,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर रहा है। और हेड कादराबाद जो यहाँ से गुजर चुका है, मैं आपको वो भी बता दूं, हेड कादराबाद जो है वो टुवर्ड्स सिंध वाली साइड है, यहाँ से होकर गुजर चुका है। वो 2,24,000 क्यूसेक का रेला जो है वो नोट किया गया था। इसी के साथ साथ जिला इंतजामिया की जानिब जी सलमान, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने भी 2010 के सैलाब की बात की, तो क्या ये उससे खतरनाक साबित होने वाला है? जी खदशा यही जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि ये देखें कि जब 2010 का सैलाब आया था तो यहाँ पर 10 लाख क्यूसेक जो है वो पानी की सतह जो है वो पानी की जो फ्लो है वो 10 लाख क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। मगर अब आप ये देखें कि हेड मराला पर ही जो यहाँ से अभी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर है वहां पर 9,80,000 क्यूसेक का रेला रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, तो अभी इसी के साथ साथ आपको एक और भी चीज बता दें कि अपर पंजाब से दरियाए रावी और दरियाए जेहलम जो है उसकी डायरेक्शन भी जो है वो चनाब की तरफ मोड़ दी गई है, जिसकी वजह से ये मजीद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पानी का बहाव जो है वो और मजीद तेज हो जाएगा, क्योंकि दो दरिया का पानी जो है वो आ जाएगा। इंडिया ने रात के वक्त जो है ये पानी छोड़ना शुरू किया और इस वक्त सुबह होते ही जब अचानक पानी का रेला जो है वो मुल्तान शहर में अब 48 घंटे बाद या 36 घंटे बाद जो है वो दाखिल होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको ये बताता चलूं कि रेस्क्यू की जानिब से जो है वो टीम्स डिप्लॉयड की गई है, मगर वो अभी टीम्स जो हैं वो सतलुज के मकाम पर डिप्लॉयड है। जलालपुर पीरवाला साइड की जगह बनती है और वहां पर डिप्लॉयड है। अच्छा सलमान, मुझे ये भी बताइएगा दरिया सतलुज सलमान मुझे ये भी बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि इससे आसपास के शहरों को भी क्या खतरा है। मुझे ये बताएं जो दरियाए चनाब के आसपास शहर है मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, क्या ये भी मुतासिर हो सकते हैं इससे? ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो हम अभी हेड मोहम्मद वाला रोड पर खड़े हैं ना,
तो यहाँ पर दरियाए चनाब का जो हेड है वो उसकी सूरत हाल ये है, क्योंकि एक ब्रिज और है दरियाए चनाब का जो कि मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर है। अब मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पर जो ब्रिज है वहां से जब ये गुजरेगा रेला तो जाहिर सी बात है कि अभी भी हम जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का एरिया अभी भी जो है वो पानी में डूबा हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी एक छोटे रेले जो हैं सैलाब के वो गुजरे हैं यहाँ से, तो उसकी वजह से पूरा 3 से 4 किलोमीटर का एरिया जो है वो अभी भी डूबा हुआ है। और वहां पर जो आबादी थी वो आबादी अपने पक्के घरों को छोड़कर कच्चे खेमों में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मगर अब जब ये बड़ा रेला आएगा तो खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ये लोग तब भी अफेक्टेड होंगे और इन्हें यहां से भी दोबारा एवैक्यूएट किया जाएगा, इन्हें दोबारा जो है वो आगे मूव किया जाएगा। और मुजफ्फरगढ़ की सिचुएशन आपको मैं ये बता दूं कि मुजफ्फरगढ़ का जो इतराफ है वो भी जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ ने खाली कराना शुरू कर चुके हैं। मगर देखने में ये आ रहा है कि ये इंतजामिया के जो इंतजामात हैं ये अभी नाकाफी हैं, क्योंकि जिस स्पीड से रेला आ रहा है, जितना बड़ा रेला आ रहा है, तो उसके लिए हंगामी बुनियादों पर और मजीद इकदाम जो है वो इन्हें उठाना पड़ेंगे। अच्छा, मुझे सलमान ये भी बताएं कि जो यहाँ पर मकीन लोग थे उनके लिए रिहायशी बंदोबस्त जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव किया गया है? अलीज़े, मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ ना तो हमें यह चीज़ नज़र आई है यहाँ पर कि इस वक्त जब सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है तो लोग जो हैं वो इन सैलाब से जो एक सेफ बेल्ट होता है ना, खुश्क बेल्ट, वहाँ पर एक कच्चे खेमे लगाकर बैठे हुए हैं। और वो कच्चे खेमे जो हैं वो अभी नाकाफी हैं इतने, क्योंकि वो चीकों के बने हुए हैं, लोग चरपाइयों पर बैठे हुए हैं और आसमान तले, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। मगर अब ये देखना है कि इंतजामिया की तरफ से जो इन्हें बातें की गई थी कि जी हम इन्हें एक सेफ जोन देंगे, हमें वो एज सच सेफ जोन जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, आवाम को प्रोवाइड करता हुआ नजर नहीं आ रहा। सलमान, मुझे ये भी बताएं अब नजर ये कि आपके पीछे इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त जानवर भी फिर रहे हैं, क्या आपके आसपास लोग भी मौजूद हैं? और इंतजामिया की जानिब से अगर देखें इतनी हंगामी सूरत हाल है तो इंतजामिया की जानिब से इंसानों और जानवरों के लिए कोई इकदाम क्यों नहीं लिए गए? और कौन सी ऐसी कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए थी जो नहीं चलाई गई, या लोगों तक आगाही नहीं पहुंचाई गई कि ये तमाम सूरत हाल यहाँ पे होने वाली है? अच्छा अलीज़ा, इसके लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि रोही की जो टीम थी ना वो तकरीबन 2 महीने पहले ही यहाँ पर आई थी और यहाँ पर हमने देखा था कि इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और पुलिस हमारी है उसकी तरफ से यहाँ पर एक जो है मॉक एक्सरसाइजेज भी की गई। मगर अब जब हम दोबारा यहाँ आए हैं, जब एक इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ आए हैं, तो हमें यहाँ पर एज सच वो टीम्स नज़र नहीं आ रही। मगर हाँ, जब मेरी इंतज़ामिया के ओहदेदारों से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि अभी की सिचुएशन जो है वो दरिया सतलुज के मकाम पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और क्योंकि दरिया सतलुज में एक बड़े अरसे के बाद पानी हमें देखने को मिला है और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि दरिया सतलुज के ऊपर भी पानी आ सकता है। मगर हाँ, ये पेशन गोई ज़रूर की गई थी हुकूमत की तरफ से कि दरियाए सतलुज जो कि इस वक्त इंडिया के कब्ज़े में है, यानी कि सिंध-ताज मुआहदे के तहत हमने इंडिया को दे दिया उसे, तो अब जब इंडिया के पास पानी ज़्यादा हुआ तो उसने दरिया सतलुज के स्पिलवेज जो हैं वो पूरे खोल दिए, जिसके बाद पानी का बहाव एकदम दरिया सतलुज पर बढ़ गया और वहाँ के जो मकीन थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। अब सलमान, आपने हमें तमाम अपडेट्स दी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा जी, जो हालात और सूरत हाल हैं वो हम आगाह कर चुके हैं आपको, और कोशिश करें कि आपके आसपास के लोग अगर मुतासर हो रहे हैं तो उनको अपने घरों में भी जगह दें और उनको हर तरह से उनकी मदद करने के लिए आप लोग एक्टिव रहें। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और सैलाबी सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में है, पाकिस्तान में है, तो इसलिए दुआ भी करें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए जिससे मुतासरा अफराद हैं उनके लिए भी दुआ करें, और जहाँ पे जिन इलाकों को हाई अलर्ट किया गया है उनके लिए दुआओं में उनको याद रखें, और इसी के साथ साथ मदद करने के लिए जो है वो तैयार रहें, क्योंकि हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं हमें एज अ ह्यूमैनिटी उनके लिए सर्व करना है। अच्छा अलिशबा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त मुल्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो उनकी बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर औकात हम बात करते हैं कि वहाँ की बिल्डिंग्स के बहुत सारे मसाइल हैं, किताबों के बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बेसिकली अभी तो सरकारी स्कूलों में हमारे हाई सेक्शंस जो है उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, 9-10 की, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। इसी तरह अब स्कूल खुलेंगे जो पूरे हैं 1 सितंबर से, प्राइमरी सेक्शन से लेके 8 क्लास तक जो स्कूल खुलेंगे। उस हवाले से जो है माहौल की बेहतरी पे भी इस बार फोकस किया गया काम करने का। लीजिए हर मंथ में ना सरकारी स्कूलों में एक इनिशिएटिव लिया गया था, ये पिछले 6 से 7 माह पहले की बात है, थीम ऑफ द मंथ, कि इस मंथ का थीम क्या होगा। उसी थीम के मुताबिक बच्चे ऐसे राइटिंग करते हैं, स्पीच कंपटीशन होते हैं, और इनके जो स्टीम के प्रोजेक्ट हैं बेसिकली वो साइंस, टेक्नोलॉजी और उसमें अर्थ, मैथमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों को उसमें इस हवाले से टॉपिक मर्ज कैसे कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, जो उसमें मुंतखब बच्चे हुए थे, वो इसको लीड भी करते हैं। तो जो थीम ऑफ द मंथ होता है सरकारी स्कूलों में, एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मदर्स डे था तो उस हवाले से भी पूरा महीना माँ बाप की खिदमत के हवाले से एक थीम था। अब रबी अव्वल का महीना है तो सरकारी स्कूलों में जो है कंपटीशन करवाए जाएंगे, मुख्तलिफ जो नात होंगी उनके हवाले से, इसी तरह स्पीचेस कंपटीशन होंगे। और दूसरा जो हम माहौल के लिए बात करें तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि ब्लू, ग्रीन और ब्लैक कलर की जो डस्टबिन है वो स्कूल के बाहर अवेजा की जाएंगी। अब इसका क्या मकसद है कि ग्रीन कलर में आपने कौन सी वाली जो है चीज़ पुट करनी है, यानी जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं चीज़ें, बच्चों को एक कलर की डस्टबिन में वो डालनी होगी, दूसरे कलर की डस्टबिन में बच्चों को फूड आइटम्स डालने होंगे जो बच जाता है, और तीसरे कलर की डस्टबिन में बच्चों को वो आइटम डालने होंगे जो सॉलिड होते हैं, जो रिसाइकल नहीं हो सकते। बेसिकली वो बास्केट फिर काम आएंगी। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से वो बास्केट जो है ले ली जाएंगी और वो जो प्लास्टिक होगा और उसे रिसाइकल किया जाएगा। एक तो हम बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाएंगे इस स्टेप से, और फिर ये कि हमारे मुल्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और जब आपने वो थीम वाली बात का जिक्र किया, मतलब हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स उस सतह पर काम करें कि हम प्राइवेट स्कूल्स को कम्पीट कर सकें। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि हमारी सरकारी स्कूलों को जो है वो इस सतह पर पहले काम करना चाहिए था, लेकिन चले वो कहते हैं वक्त के साथ साथ अगर काम हो रहा है तो इट्स रियली गुड। अच्छा मोमिल, आप मुझे बताइएगा कि आप बोर तो नहीं हो रही? नहीं, आप दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलें जी, मुझे ये बताएं कि एज अ फीमेल काम करना बहुत मुश्किल है, हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं। आप मुझे बताएं, जब आप एक रोड पे खड़े होके अपना कार चलाती हैं तो आपको किन मुश्किलात का, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर उसको टैकल कैसे करती हैं? बस बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, अंधेरी वगैरह, बारिश हो जाना, फिर थोड़ा साथ वालों से बहसबाजी ऐसे, लेकिन ठीक है, नॉर्मल। अब कोई भी नहीं करता था क्योंकि अब मैं उनको बराबर का जवाब देती हूँ। पता लग गया कि जी दबंग खातून है, इनको जो है कोई तंग नहीं कर सकता, ऐसा ही बराबर जवाब देती हूँ। वो डॉन बोलने लग गया मुझे वहाँ का। चलें जी, ये तो अच्छी बात है। ये देखें, ये एक तरह से मोटिवेशन नहीं है आपके लिए, ये 2-3 तरह से मोटिवेशन है आपके लिए कि हर मुआशरे की हर खातून को ऐसे हो जाना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसे ही है, ताकि ज़रा जो आपको तंग करने वाले लोग हैं उनमें कमी आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो लड़कियां हैं, यंग हैं, उनको क्या मैसेज शेयर करना चाहती हैं, कि किस हवाले से मैसेज शेयर करना चाहेंगी कि अपना काम करना बेहतर है, करना चाहिए? बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अब तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, कुछ मम्मा के साथ हेल्प करवा रही हैं और कुछ बाबा के साथ, कोई भाई के साथ आई हुई। काफ़ी लड़कियां हैं जो पहले नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा लड़कियां निकल आई हैं, वो खुद अपना काम कर रही हैं। काफ़ी मैंने देखी हैं, उनकी व्लॉग्स वगैरह आते हैं, तो उनको कहने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि उनमें मोटिवेशन पहले से ही आ गई है। अब सारी अपना काम कर रही हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जदोजहद में इन सारे मामलात में जहाँ पे आपने एक स्टेप लेना था, वो कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, बाद में आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन सारे मामलात में आपके लिए सबसे बड़ी ताकत कौन था और क्या था? मेरी फैमिली सपोर्ट थी और फ्रेंड्स थी मेरे साथ स्टार्ट में। तो बस ऐसे बैठे बैठे मुझे आया है ध्यान कि मुझे ना अपना काम करना है। तो मेरी जो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसे कॉल किया रात को। मैंने कहा सुबह स्टॉल लगाना है। कहती कैसे, कब, क्यों? मैंने कहा बस स्टॉल लगाना है, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके लगाना है। उसे कॉल किया, वो कहती ठीक है। मेरी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं मुझे ना, जो मैं बात कहती हूँ वो मान लेती हैं। तो उस बेचारी को सुबह 10 बजे मैंने उठाया है और हम लोग 11 बजे वहाँ पर थे। छोटी सी हमारी टेबल थी, उसके ऊपर हमने बिरयानी के बॉक्स रखकर अच्छा, बस पहले खड़े हो आप गए। घर से टेबल लाई थी? जी, कार्ट बाद में बना था। ठीक है। अच्छा, छोटी सी टेबल थी, बस हम लोग खड़े हो गए हैं और बॉक्स लगा लिया। हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि शुरू में आसान लगता था कि जाने बिरयानी के बॉक्स रख लेंगे, बस सेल हो जाएंगे। बस जब गए हैं और पता चला है कि फिर ऐसे भी होता है, साथ वाले तंग करते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, पहले दिन ही उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया था? हाँ, क्योंकि वो स्टॉल लगाते थे ना, तो वो कहते थे ये हमारी जगह, ये हमारी जगह। अच्छा। शुरू में पहले भी उन लोगों ने ना, मतलब लड़कियां लगाती थी स्टॉल, तो वो तंग वगैरह करते थे ना, तो फिर मुझे तो कर नहीं सके। हाँ, लेकिन आपने उस मिथ को तोड़ दिया। हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पे, आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मैं अलिशा रिपोर्टर बैठी हूँ, उनसे कहना था मुझसे बहुत बड़े फैन हैं, वो हमें बहुत पसंद है। अच्छा जी, वो मुझे भी बड़ी पसंद है, अब क्या किया जाए? हम उनसे मिलना चाहते हैं। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अलिशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी ज़्यादा है और वो कह रही है हमें अलिशा बहुत पसंद है। मैं कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत पसंद है, बताएं करना क्या है? नहीं, बस थैंक यू आयशा। हमारा तो काम है हम लोगों के इशू हाईलाइट करें, कोई भी मुश्किल हो वो दिखाएं। हम सब एक मकसद के तहत यहाँ काम कर रहे हैं। अगर लोगों को काम पसंद आता है तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया, और यही दुआ है कि ऐसा लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि वो कहाँ आपसे मिल सकते हैं। नहीं, मेरे से मिल सकते हैं, ऑफिस आके मिल सकते हैं मेरे से। चले, बड़ी अच्छी बात है। पाई जाती हूँ वैसे तो, स्कूल खुलने वाले हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में ख़वातीन के लिए काम करना आसान बात नहीं है। ये लगता है टीवी पे कि जी एक खातून है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेसअप हुई हुई है, मेकअप किया हुआ है, तो उनके लिए जी एक शो करना या रिपोर्ट बनाना, न्यूज़ कवर करना बड़ा आसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बड़ा मुश्किल होता है ये काम, और ये सारी चीज़ें जो ग्लैमराइज करके दिखाई जाती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं। तो हमें जहाँ ऐसी ख़वातीन नज़र आएँ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन को अप्रिशिएट करती हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा ही है ना? जो एम्पावर वुमेन होती है ना, वो इसलिए नहीं होती कि उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, वो इसलिए भी होती है कि जो माशरे की ख़वातीन है उसे सपोर्ट कर रही होती हैं। जितने भी फॉरम्स बनाए गए हैं, तो इस बात के ज़रिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपने कुलीग्स को, अपने साथ काम करने वाली या पढ़ने वाली बच्चियों को आप सपोर्ट करते हैं, आप अलग ही लेवल पे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा मोमिल, हमें ये भी बताएं आप कि क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे सोचती हैं कि मुस्तकबिल में मैंने क्या करना है? इंशाल्लाह अपने काम को आगे बढ़ाना है, रेस्टोरेंट बनाना है। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ मैंने की है बात ना, तो हम नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, यानी इसको बढ़ाएंगे भी और इसको रेस्टोरेंट भी बनाना है? जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और जब वो कहते हैं ना कि नीयत साफ़ होती है ना, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी नीयत साफ़ हो, आप दिल से अच्छा सोचती हों, तो आपके लिए वो तमाम रास्ते खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा अच्छा, है कि फ्रेंड्स का बार बार जिक्र कर रही हैं, तो अच्छे दोस्त होना सबसे बड़ी नेमत होती है। बहुत बड़ी नेमत होती है।
कौन है वो दोस्त, हम भी जानना चाहेंगे, जिनका बार बार जिक्र कर रही हैं आप? मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वैसे तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं तो वो 3 हैं। तो हाँ। एक का नाम मेहरू है, एक का मलाइका है और एक का मुबीन है। अच्छा, तो हम चारों के ही नाम MM से आते हैं, क्या मोमल, बात है। मेहरू, मलाइका, मुबीना। तो इसलिए भी शायद हमारी बेस्ट फ्रेंड मतलब दोस्ती बहुत अच्छी है हमारी। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि लोगों की तरफ से आपको कैसा फीडबैक मिलता है और लोग आपकी मेहनत को, कोशिशों को कैसे सराहते हैं? बहुत अच्छा करते हैं। कुछ होते हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं, लेकिन उनसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे कोई नहीं करता, ऐसे इंस्टा पर 1-2 कमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो उनको खुद ही रिप्लाई कर देते हैं, मुझे उनको क्या कुछ बोलना बात ही नहीं है। पड़ता। अब फॉलोवर्स हों आपके 50 फॉलोवर्स हों, 10 हों, 15 हों, लेकिन ऐसे हों कि वो आपके लिए स्टैंड करें। बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और दुआएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अक्सर बीमार हो जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है ना वहाँ बहुत है, पर। हाँ, ऐसा ही है। तो अभी रिसेंटली मैं कोई 2 हफ्ते बीमार रही हूँ घर, मैंने स्टॉल ओपन नहीं किया था। ओहो। तो उन लोगों ने बहुत मेरे लिए दुआएं की, मुझे मतलब उन्होंने पैसे भी सेंड किए कि आप जाके दवाई लेकर आएँ और जल्दी से और स्टॉल अपना लगाएं। स्टॉल लगाएं जल्दी हाँ, से। अपना स्टॉल लगाएं, हमने बिरयानी खानी है आकर। क्या बात है। देखिए जी, एहसास, ख्याल और प्यार जो है वो यही चीज़ होती है कि आप अगले को देखें ना। वही बात है फिर से कि आपकी नीयत और आपका इखलाक इतना अच्छा है कि लोग आपके लिए ये सब कुछ करना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि आप काम करें। अलिशबा, आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली हमारे लिए तो मुझे तो आज शो करने में वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ 2 ऐसी ख़वातीन बैठी हैं जो एक रोल मॉडल भी हैं हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए। तो आई एम एंजॉइंग इट ना। तो आप मुझे बताएं कि जब भी आप किसी ऐसी खातून को देखती हैं, या आपके लिए हमेशा हमने आपकी ज़िंदगी को जो है वो ग्लैमराइज करते हुए देखा है और हंसते मुस्कुराते देखा, और हम जिक्र भी करते हैं, आप मुझे बताएं आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था जब आपने स्टार्ट किया था? देखिए, चैलेंजेस का सामना जो पहले था वो अब भी है, बस टैकल करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, मोमल जैसे अपनी दोस्तों की बात करिए, अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में मेरी सबसे अच्छी दोस्त जो है हमना है, वो पुरानी भी है, मेरी क्लास फेलो भी हैं। अच्छा। हम लोग 8-9 साल से साथ हैं। तो जब आई फील वेरी लो तो मैं उसके पास जाती हूँ। सारे देखते हैं ना हंसते मुस्कुराते हुए, एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जिसे जाके आप अपने सारे दुख बताओ और वो आपको बताए कि वो आपको एटलीस्ट सुने, कुछ ना बताए, सुनने तो सुनने वाला बंदा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो हमना ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। और दूसरी बात है, मेरी एक और फ्रेंड है जो मेरी ऐसे ही यूनिवर्सिटी से फ्रेंड है, वो निम्रा है, वो अभी तक मेरे साथ होती हैं। तो अभी मुझे कभी रात को 1 बजे भी ज़रूरत होती है तो मैं उससे कॉल कर लेती हूँ कि यार ये मसला हो गया है। और सबसे अच्छी जो दोस्त है वो यही 2-3 हैं। और दोस्तों के बगैर, जैसे मोमल बात कर रही है, दोस्तों के बिना आपका सर्वाइवल जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप हर वक्त खुश रहते हो। और जब आप लो फील करते हो तो लोग जो है आपका मजाक बनाते हैं, सिर्फ आपका दोस्त ही आपको समझ सकता है। तो अगर वो दोस्त ना हो तो आप कुछ भी नहीं होते, और जब आप अकेले होते हो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। ऐसा ही इमोशनल सपोर्ट होना आपके पास बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो काम करती हैं, घर भी देखती हैं, उनके लिए इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, हम शायद किसी और जानिब निकलते जा रहे हैं, मुझे बताएं मुल्तान के जो कदीमी मकामात हैं वहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए कौन से इक़दाम किए जा रहे हैं कि हम टूरिज़्म को बढ़ा सकें और कदीमी मकामात को ज़रा ज़्यादा बेहतर जो है वो बना सकें? सियाहत के हवाले से जो है अगर हम देखें तो अलीज़े किले पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो किले को बिल्कुल ही एक नई शक्ल देने वाला है। वो इस तरह से जो किले की जो तज़ीन व आराइश थी वो तो जारी है। 200 अरब का ये प्रोजेक्ट है, उसको बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ आप देखेंगे कुछ दिन बाद के मुख्तलिफ एक किला जो होगा खूबसूरती में तब्दील हो जाएगा। इवन के जो साइकिल रिक्शा होते हैं वो आपको किले के अंदर अब लेके जाया करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट होप सो अच्छा बन जाए। अच्छा, मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं वो इसलिए भी नहीं जाते वहाँ पे कि पैदल बहुत चलना पड़ता है और मैं ज़्यादा चल नहीं सकती,
क्योंकि मुझे बहुत सांस उखड़ जाता है मेरा, तो मुझे ये होता है कि यार मैं इतना ज़्यादा, लेकिन मुझे घूमने फिरने का शौक भी बड़ा और वहाँ पे एक फूड चेन भी बनाई जाएगी जो किले की बैक साइड है, आपने देखा होगा, जहाँ पे पहले क्राफ्ट बाजार होता था उसको तब्दील किया जा रहा है, पूरी फूड चेन बनाई जाएगी। दूसरा ये कि हम हमेशा बात करते हैं, मैंने न्यूज़ में भी काफ़ी दफ़ा हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया, मुल्तान का एक कदीमी मंदिर जिसके लिए फंड्स भी जारी किए गए थे 7 करोड़ के, और उसके 7 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए, बट अभी तक उसके जो मरम्मत का काम है, तज़ीन और आइश का काम है, वो शुरू नहीं हो सका। जैन मंदिर जो 1850 में तामीर किया गया था, उसके जो कहा था वॉल सिटी की जानिब से ही कहा गया था, जो रास्ता जा रहा है उसको बाकायदा एक ट्रेल में तब्दील किया जाएगा, साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, बाकायदा उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी, क्योंकि अलीज़ा अभी भी जो ना सिर्फ इंडिया से बल्कि दूसरे ममालिक से या दूसरे शहरों से लोग आते हैं वो उस मंदिर का विज़िट करते हैं, क्योंकि जब जैन कम्युनिटी माइग्रेट कर रही थी तो वो अपनी मूर्तियाँ तो ले गई थी, मगर अभी भी दीवारों पे उनकी तस्वीर और वो जो हैं उनकी राइटिंग सारी हिंदी में लिखी हुई है, तो वो वहाँ मौजूद है। और तो जो ये शीशे का काम है। हुआ हुआ है इमारत पे, बहुत ही खूबसूरत काम है, पुराना जो मुग़ल आर्किटेक्चर था उसने वो डिज़ाइन की पूरी इमारत, तो वो एक हमारी सियाहत के लिए, टूरिज़म के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अलिशबा, आपने मैं ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच मोमल फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके, और आपके लिए हमारे तमाम देखने वालों की बहुत सारी दुआएं हैं, और हमारी भी दुआएं आपके साथ है कि आपका बिजनेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और ये मिसाल है हम तमाम लोगों के लिए जिनको हमने फॉलो करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे नए मेहमानों ने। आज का शो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब जब हमारे शो में यंग जनरेशन आती है जिनसे हमें मोटिवेशन मिल सकती है, तो वो दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हमें देख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन बन जाता है, क्योंकि एक तो हमें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो एजुकेशन के साथ साथ अपने काम को भी कंटिन्यू कर रही है, तो तमाम लोगों के लिए एक मिसाल सेट हो जाती है, एक रोल मॉडल सेट हो जाता है, फिर देखने वाले भी इससे मुतासिर होते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दौर अब है सोशल मीडिया का, आईटी का, एआई का और ई कॉमर्स का भी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें जो कि आप लोगों के लिए और हमारे देखने वालों के लिए ज़रूरी है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ आज मौजूद हैं एडवोकेट डॉक्टर सैयद अयान अब्बास काज़मी साहब, जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मुस्तफ़ा अली शाह ने, जो कि फेमस टिकटॉकर भी हैं, मॉडल हैं और एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, चूँकि आज हमारा शो कुछ इस तरीके से हम सुबह से कर रहे हैं कि हमारे पास जो यंग जनरेशन है वो आ रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल को जब मैं इस फील्ड में प्रमोट होता हुआ देखती हूँ, आगे आता हुआ देखती हूँ, और स्पेशली ख़वातीन को जब देखती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। तो सर, ई कॉमर्स का मुझे बताइएगा कि ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारे लोगों का जानना ये होता है, पूछना ये होता है कि हम ई कॉमर्स कोर्सेज़ भी कर लेते हैं, हम तमाम कोर्सेज़ पेड भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें काम नहीं आता, और हमें फर्स्ट स्टेप जो होता है काम करना वो सिखाया नहीं जाता। तो पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री ई कॉमर्स स्टार्ट कैसे किया जा सकता है? बेसिकली ना ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिजिटली सेल कर रहे हैं, वो ई कॉमर्स के अंदर फॉल कर जाती है चीज़ें। अब डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। अगर आप किसी सर्विसेज की फर्म में सर्विसेज की फील्ड में जा रहे हैं या प्रोडक्ट फील्ड में जा रहे हैं, अगर कोई ऐसी वो टेक्निकल प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज है, फिर तो उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक आप मेडिसिन में काम कर रहे हैं, केमिकल में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल लाइसेंसिंग के साथ साथ आपको उसको पर्टिकुलरली लाइसेंसिंग भी रिक्वायर्ड होंगी।
इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पाकिस्तान के रूल्स एंड Regulations को follow रेगुलेशन करना है। अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड वाइड किसी भी रीजन में काम कर रहे हैं लाइक यूएस या यूरोप सेक्टर वगैरह में, तो फिर आपको पाकिस्तान के साथ साथ उधर के रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर यही है कि सबसे पहले अगर आपने लोकली पर ई कॉमर्स के अंदर जाना है तो आपको पाकिस्तान में जिस तरह 2-3 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं हम, आप अपनी कंपनी बिल्ड कर लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म बिल्ड कर सकते हैं, एओपी बिल्ड कर सकते हैं, एसएमसी बिल्ड कर सकते हैं। देन आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट तलाश करते हैं। अभी ये भी एक टॉपिक है कि भाई आप कौन सा प्रोडक्ट ऐसा इस्तेमाल करेंगे, तो इसके पीछे आपकी पूरी एक बैकग्राउंड होता है। आप सर्च करते हैं जी कौन सा मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा इन हुआ है, कितना बिक रहा है, कौन सा ख़रीदार है, आपकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, बजटिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप फिर सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और उस मार्केट में एक्सेल करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि ई कॉमर्स बिज़नेस में कानूनी तौर पे और टैक्स से मुतल्लिक कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तान में एक्चुअली इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है इस काम के हवाले से ना, तो टैक्स के हवाले से भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं। अभी करंटली हुकूमत ने इसके ऊपर 18% टैक्स अनाउंस किया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। 18% और वो भी वेरी इसे ह्यूज नंबर जी कि 18% टैक्स जो है वो ई Exactly. कॉमर्स पे लगा दिया। तो अभी मतलब इसी तरह अगर आप यही ई कॉमर्स अगर आप अब्रॉड कर रहे हैं और वहाँ से पैसा आ रहा है तो लाइक आपकी रेमिटेंसेस के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स पड़ना है। अच्छा, देन फिर आप जो है यहाँ जब आप लोकली उसको टैक्स फाइल करेंगे तो वहाँ भी आपको 18% फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटी है। अगर आप अवेयर हैं कि हुकूमत ने इस सेक्टर को सब्सिडाइज कर रखा है इंटरनेशनली, अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो नॉर्मली ये 1% पड़ता है कंपनीज़ को विद होल्डिंग। तो इसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हैं PSEP से तो 0.25 के ऊपर ये टैक्स चला जाता है। तो अच्छा, यानी रजिस्टर्ड होने के बाद टैक्स में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो ये वो सारे सेक्टर हैं जो आपको एक कामयाब बिजनेसमैन बनाते हैं, क्योंकि सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट कम आएगी और आप अपना मार्जिन अच्छा रख के आगे भी सेल कर सकेंगे चीज़ों को। तो ई कॉमर्स के लिए कंपनी कैसे बनाई जा सकती है? वही बात है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो कोर्सेज भी कर लेती है, पेड कोर्सेज भी कर लेती है, लेकिन बात वही है कि पहला स्टेप जो है ना वो मुश्किल होता है लेना, वो नहीं ले पाते। देखिए, मैं तो ई कॉमर्स को बहुत अच्छी फील्ड कहता हूँ उनके लिए जिनको पता है। ई कॉमर्स में नॉर्मली जो हम 3 किस्म की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हम उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। सेकेंड हम बोलते हैं होलसेल, तीसरा बोलते हैं हम FBM लाइक फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का भी नॉलेज है क्योंकि आम टर्म्स हैं, लेकिन आप फिर भी बता दें कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और वो जो 3 आपने चीज़ें बताई हैं इनकी डिटेल बता दें। ड्रॉप शिपिंग इट्स काइंड ऑफ लाइक आप एक कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आम जबान में कहूँ तो माल किसी और का है, बेचना किसी और को है। आप मिडल मैन हैं। अपने मिडल मैन है, अपना मुनाफा रख के आगे बेच देना। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम से पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रेस हुआ है। रीज़न के हमारी अपनी ही गलती है, हम हर चीज़ को फ़ायदे से ज़्यादा उसके जो है नुकसान ज़्यादा कर बैठते हैं। हमने फ्रॉड बहुत ज़्यादा किए, एज बीइंग अ पाकिस्तानी में ये बात कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को बैन किया। अच्छा, अदरवाइज़ अभी भी दुनिया में ये मॉडल चल रहा है। ठीक है। तो अब अभी भी समहाउ ड्रॉप शिपिंग चल रही है, लेकिन उसके साथ आपको दूसरा कोई ना कोई मॉडल होना लाजमी है, लाइक होलसेल और FBM होना लाजमी है। अच्छा, फिर आप wholesale। फिर आप समहाउ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वो टोटली आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तो होलसेल जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आप होलसेल में माल उठाते हैं, आपके सस्ते दामों माल मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में सेल ठीक करते है। हैं। और FBM जो फुलफिल बाय मर्चेंट मैंने बात की, उसके अंदर वो लाइक ये है कि आपके पास माल है, आपने उठा लिया, अब आप उसको और जगह भी सेल कर रहे हैं और आप उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी सेल कर रहे हैं। इसके अंदर आप बाउंड नहीं है खाली किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर। अच्छा, यानी आप जो लोग अमेज़ॉन या शॉपिफाई या किसी एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं वो बाउंड नहीं है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं अगर वो FBM को मॉडल को अपना रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर उनको मतलब ज़रूरत नहीं है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की। वो अपना प्रेप सेंटर बनाएंगे, लाइक वेयर हाउस टाइप जिसको बोलते ठीक हैं। है। वहाँ वो अपना जो माल रखेंगे और उसको मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू सेल आउट कर देंगे। ठीक है। उसके अंदर वो उनके पास फिर इस तरह बहुत वास्ट फील्ड आ जाएगी कि भाई वो जहाँ उनका दिल करता है वो अपने उसको सेल कर सकते हैं। ऑल अलोन वेबसाइट से के थ्रू भी सेल कर अच्छा। सकते हैं।
और वो इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल कर सकते हैं। अच्छा सर, हमने तो क्योंकि ट्रेडिशनल रिटेल ही देखा है, रवायती जो रिटेल चलता आ रहा है वो देखा है, तो आज जो हमारी पिछली जनरेशन है उनके लिए ये अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल है जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं। लेकिन आप बताएं कि ये रवायती रिटेल के और अब जो ये अमेज़ॉन, शॉपिफाई और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू ई कॉमर्स की जा रही है, इसमें क्या फ़वायद हैं और चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, मैं अक्सर लोग ने ये सवाल करते हैं मुझसे, तो मैं ना बड़ी सिंपल सी ज़बान में बात करता हूँ ताकि अगले को भी समझ में आ जाए कि आपने एक मार्केट में एक दुकान खोल ली, आपने शुरू से यही कारोबार सुना है जी, मार्केट में दुकान बनाएंगे, हम माल रखेंगे, बेचेंगे, तो ये भी इटसेल्फ एक दुकान ही है। ये बस फ़र्क ये है कि आपने डिजिटल दुकान खोल ली है। और इसके अंदर फ़ायदा आपको ये होता है, आपने हमारी लोकल मार्केट में कहीं दुकान खोली, आपके पास एक लिमिटेड सी जो है अप्रोच है कस्टमर की, लाइक वो लोकल आ सकते हैं या कोई एक चंद एक जो परसेंटेज होगी बाहर से आई होगी विजिटर्स की जो आपको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल में ये फ़ायदा है कि ऑन वन क्लिक, सिंगल क्लिक पूरी दुनिया आपकी अप्रोच के अंदर होती है। अच्छा। आप मोहताज नहीं है किसी भी बाउंड्री के लिहाज से, तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी अपना माल सेल कर सकते हैं, पूरी दुनिया आपकी पोटेंशियल कस्टमर बन सकती है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर है एक फिजिकल बिजनेस से एक डिजिटल बिजनेस, जहाँ आपको दुकानों के किराए भरने पड़ते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे मसाइल, बिजली के बिल और ये तमाम चीज़ें, वो सारी कॉस्ट एक्सक्लूड हो जाती है उसमें से। अच्छा, फिर मुझे ये भी बताएं कि शॉपिफाई, अमेज़ॉन, ईबे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इनके दरमियान में और एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के दरमियान में क्या फ़र्क है और ज़्यादा बेनिफिशियल क्या हो सकता है? मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप दोनों ही काम करें। अच्छा। आप किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ कर बैठे रहें, क्योंकि दोनों ही चीज़ों का फ़ायदा मौजूद है, बट डिपेंड करता है कि आप उसको ले कैसे रहे हैं। ठीक है। आप ये जब अपनी ऑल अलोन वेबसाइट की बात करते हैं उसके लिए आपको और टैक्टिक्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह, प्रोडक्ट अवेयरनेस देनी पड़ती है, तो फिर जाके आपकी मार्केट जो है कस्टमर पोटेंशियल निकलता है। अमेज़ॉन, ईबे वगैरह के अंदर फ़ायदा ये है कि ऑलरेडी ये जो है वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने सिर्फ वहाँ अपने एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे अपना प्रोडक्ट लगाना होता है। ठीक है। तो वो जो ऑलरेडी उनके पोटेंशियल कस्टमर हैं वही आपका जो प्रोडक्ट है वो उठा लेते हैं, तो वो एक ट्रस्टवर्थी वेबसाइट्स बन चुकी हैं इतने अरसे के अंदर, तो इसलिए आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा हो जाता है। तो फिर ऑनलाइन स्टोर पे ट्रैफिक कैसे बढ़ाई जा सकती है? जैसे अभी बात हो रही थी कि लाइक आपको बढ़ानी पड़ेगी, अब उसके लिए डिफरेंट मीडियम्स हैं। आप थ्रू मेटा एड्स या SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसके थ्रू, या गूगल एड्स, पेड एड्स के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आते हैं। अब उसके अंदर हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो आजकल है वो टिकटॉक भी चल रहा है, टिकटॉक शॉप्स के हवाले से भी चल रहा है, एडवर्टीजमेंट भी चल रही है, तो ये वो सारे जो हैं सेगमेंट जिनके थ्रू आप अपने ऑडियंस को लेकर आते हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, चूँकि इन्होंने बात कॉमर्स से, टिकटॉक भी रिलेट करता है, हम अपने एड्स जो हैं वो वहाँ भी चलाते हैं, तो आपको कभी ऐसे एड्स आए हैं कि आपने ये एड्स करने हैं जो ई कॉमर्स से रिलेटेड हो? हाँ जी, डेफिनेटली। आजकल जितनी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो रही है ये इन मीडियम से बहुत ज़्यादा हो रही है। रादर देन टिकटॉक शॉप वाली सर ने जैसे बात की, बहुत ज़्यादा हाइप पे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स, अपनी एड्स टिकटॉक पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रादर देन आप उस पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, क्योंकि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर बंदे के फ़ोन में टिकटॉक अवेलेबल है, छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, फॉर एंटरटेनमेंट सेशन। लेकिन अब जाके ट्रेंड चेंज हो रहा है कि टिकटॉक को ज़रा पॉजिटिवली यूज़ किया जा रहा है कि लोग अपनी सेल्स के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी मार्केटिंग के लिए इसको यूज़ करें, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप है टिकटॉक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पर जब आपने, ऑब्वियसली आप पहले जो है वो टिकटॉकर के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद सारी फील्ड्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट होती हैं, मॉडल, इन्फ्लुएंसर, ये तमाम चीज़ें बाद में शुरू हुई, तो आप मुझे बताएं टिकटॉक पर आपने अपनी पहचान बनाई कैसे? इट्स बीन 2018 जब टिकटॉक का नया ट्रेंड आया था, तो ये इस ऐप को हम ज़रा फील कर रहे थे कि ऐप है क्या बेसिकली। अच्छा। ये वो कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग ऐप थी, लोगों के बहुत सारे लोगों के करियर्स बना दी है, मेरा पूरा लाइफ चेंज कर दिया। जब आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ और करूँगा, लेकिन लाइफ प्रॉपर चेंज हो गई। तो क्या पहले क्या सोचा था कि क्या बनना है? आई वाज थिंकिंग कि मैं बस आर्मी ज्वाइन करूँगा, मुल्क के लिए जान देंगे, ये करेंगे, लेकिन अब जाके फील्ड जब वास्ट होने लगी तो फैमिलीज़ को भी हो गया कि यार एटलीस्ट आपको सपोर्ट किया जाए, जब आप एक अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हो, एक इज़्ज़त हो आपकी मार्केट में, देन उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। मेरा वायरल कंटेंट इस तरह गया था कि आपका कुछ पता नहीं था, इट्स ऑल बेस्ड ऑन लक, बस आपकी मेहनत होती है। काफ़ी सारी मैंने मोर देन 50 से 60 वीडियोस बनाई थी रैंडमली, जो मेरी कोई भी वायरल नहीं की, जस्ट एक वीडियो ने वायरल किया था,
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से लेकर राइट नाउ काम आ रहा है, काम कर रहे हैं और अपना नाम कमा। अच्छा, तो वो पहली वीडियो कौन सी थी, किस पे बनाई थी जो वायरल हो गई? और आपने बताया ना कि 50-60 वीडियोस तो मैंने बनाई लेकिन उनमें से कोई वायरल नहीं हुई, फिर एक वीडियो ऐसी बनाई कि वो वायरल हो गई, वो कैसी थी? अच्छा, क्या कॉन्टेक्स्ट था? मेरी थोड़ी सी लुक्स जो थी ना, ये एक मूवी आई थी आज से बहुत टाइम पहले, रामलीला टाइप, रणवीर सिंह की, तो उसके डायलॉग्स के हिसाब से वो बनाई थी और वो वायरल हो गई थी। और इट वाज अ रैंडम स्टंट कि मैंने कोई बड़ा प्रोफेशनली सोच के नहीं बनाया था कि मैं इस अच्छा। तरह बनाऊंगा, वो रैंडमली मैंने जस्ट वीडियो डाली और सुबह उठा और मेरा अकाउंट वायरल हुआ था अच्छा, तो क्या एकदम से फॉलोअर्स आए? एकदम से। इट्स बीइंग वो अनएक्सपेक्टेड कि आपका कुछ नहीं पता होता, आपके एकदम से फॉलोअर्स आ जाते हैं, एकदम से आपके व्यूज़ आने लग जाते हैं, उसके अच्छा। बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, फिर अब लोगों की नज़र में आपका अकाउंट बार बार आने लग जाता है, फिर आपके ऊपर होता है कि आप अपनी फेम को, अपनी चीज़ को सस्टेन कैसे करते हो, अच्छा, किस तरह यूटिलाइज यानी वो वीडियो एक वायरल हुई थी और उसके बाद जो है वो आपको पहचानने लग गए हाँ तमाम। जी, बस वो एक वीडियो की वजह से कंटेंट मेरा वायरल हो अच्छा, गया। चलें जी, एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप मुल्क के हालात से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो सैलाब की तरह नज़र से जो है वो देखा जाए, फ्लड सिचुएशन जो है वो बड़ी कॉमन हो रही है और तमाम इलाकों में अभी ख़बर भी देख रहे थे हम, बहुत बुरे हालात हैं। सियालकोट की बात करें, दरियाए चनाब की बात करें और दरियाए सतलुज की बात करें तो तमाम जगहों पर जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है और तमाम लोगों की जानों का, माल का, हर चीज़ का ख़तरा है। जगहें भी खाली करा ली गई हैं, बहुत हालात जो हैं वो सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिर साहब जो कि रिपोर्टर रोही टीवी हैं बहावलपुर से, जो दरियाए सतलुज और हेड इस्लाम पे मौजूद हैं। वहाँ से हमें बताएंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है, वहाँ के जो आसपास के करीबी इलाके हैं वहाँ तक क्या सूरत हाल हो सकती है। जी ताहिर। देखिए जी, दरियाए सतलुज जो है इसके बारे में यही कहा जाता है कि जब सब दरियाओं में सैलाब आ जाता है तो उसके बाद ये बिफरता है, लेकिन इस दफ़ा सबसे पहले दरियाए सतलुज में सैलाब आया और उसके बाद बाकी दरियाओं में सैलाब आया है। तो फिल वक्त दरियाए सतलुज की सूरत हाल जो है वो भी काफ़ी संगीन होती जा रही है, क्योंकि पिछले 2 रोज़ से मुसलसल भारत की तरफ से पानी जो है वो हरीके हेडवर्क से दरियाए सतलुज में छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये हेड इस्लाम है और यहाँ पर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो निचले दर्जे की है, चूँकि जो बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और पानी जो है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसमें 10,000 क्यूसेक जो है वो इजाफा देखने में आया है। बहाव की बात करते चलें तो आमद इस वक्त 54,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। और आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते यहाँ से 80 से 90,000 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजरेगा और आने वाले हफ्ते में यहाँ से 1 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुजरने का इम्कान है। और इससे पहले अभी हम गाहे बगाए यही रिपोर्ट करते नजर आए हैं कि भारत में जो वाक़ई रिजर्वर्स हैं उनकी सूरत हाल 2023 के सैलाब से मिलती जुलती नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर पोंग डैम की बात करते चलें तो वहाँ पर ख़तरा जो है पानी का वो मज़ीद बढ़ गया है, चूँकि पिछले 36 से 48 घंटों के दौरान शदीद बारिशें हुई हैं और पोंग डैम में पानी की जो आमद है वो 2 लाख क्यूसेक से भी बढ़ गई है। और इस वक्त पानी का जो अखराज है वो 80,000 क्यूसेक है और पानी की जो सतह है वो 1390 फुट पर पहुँच चुकी है, जो कि 2023 के बराबर हो चुकी है और पानी का अखराज जो है आने वाले दिनों में मजीद बढ़ाया जाएगा। तो इस सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए हेड इस्लाम की अगर हम अपस्ट्रीम बात करते चलें, मुतअद्दिद मौज़ाजात जो हैं वो तो आज से एक दफ़ा पहले ही पानी में ज़ेर आब आ चुके थे। खरीफ की फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी और जो नेचर है अपस्ट्रीम हेड इस्लाम की वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले 15 दिन से मुसलसल दरिया में पानी मौजूद है। और अगर हम 2023 के सैलाब की बात करते चलें तो जो रेला था पानी का 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख का
का वो सिर्फ गुजर गया था, आया था और गुजर गया था। लेकिन इस दफ़ा मुसलसल पानी जो है वो साकिन है, पानी के दबाव में इजाफा होता जा रहा है और जो हिफाजती बंद हैं, जो बड़े बंद बनाए गए थे, वो भी टूटते नज़र आ रहे हैं। तो ये इस वक्त नेचर जो है वो दरिया सतलुज ने तब्दील की है। और पीछे अगर हम हरीके हेडवर्क्स की बात करते चले तो वहाँ पर सूरत हाल जो है वो ताहाल इंतहाई ऊंचे दर्जे की है और इस वक्त भी 2,60,000 क्यूसेक पानी जो है वो गंडा सिंह पर छोड़ा जा रहा है। और गंडा सिंह की सूरत हाल की बात करते चलें तो वहाँ पर पानी इस वक्त 2,53,000 क्यूसेक जो है इस सतह पर मौजूद है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो मौजूद है। इस वक्त मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन शाद सलेन आपको दिखाएगा कि ये हेड इस्लाम की अपस्ट्रीम और यहाँ पर हेड इस्लाम के 29 गेट हैं जो कि रात गए मुकम्मल तौर पर खोले गए हैं, पानी ड्रेन किया गया है और आप कुछ जगह यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पानी ड्रेन हुआ है और पानी की सतह यहाँ पर अपस्ट्रीम थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन पीछे मज़ीद पानी आ रहा है, पानी का दबाव ज़्यादा है। तो यहाँ पर हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र 29 जो यहाँ पर दर्रे हैं वो खोले गए हैं ताकि पानी जो है वो कंट्रोल मैनर में यहाँ से छोड़ा जा सके। और इससे डाउन स्ट्रीम की बात करते चले ताहिर, मुझे ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब के जो शहर हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो मुतासर होने का खदशा है? देखिए, दरिया सतलुज की बात करते चलें तो 9 अजला जो हैं वो इसकी लपेट में आते हैं। अगर हम अपर पंजाब की बात करते चलें तो कसूर, उसके बाद उकाड़ा, फिर साहिवाल, फिर पाकपतन, फिर बहावल नगर, फिर विहाड़ी, फिर बहावलपुर, लोधरा और फिर डाउन स्ट्रीम में मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और रहीम यार खां अजला जो हैं वो इसको टच करते हैं। शहरों की जो सूरत हाल है उसमें ख़ास तौर पर बहावलपुर जो है वो काबिल ज़िक्र है क्योंकि 2023 के सैलाब में भी बहावलपुर के शहरी इलाकों में पानी दाखिल हो गया था। नेशनल हाईवे की बात करते चलते उसके इतराफ़ में जो रिहायशी सोसाइटीज़ बनाई गई थी वहाँ पर पानी दाखिल हुआ था। और इससे पहले अगर हम अप स्ट्रीम की बात करते चलें हासिलपुर की तो उसको कोई खतरा नहीं है। इससे ऊपर अगर हम बहावल नगर शहर की बात करते चलें तो उसको कोई खतरा नहीं है। को इस वक्त ज़्यादा खतरा है। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम डिटेल से आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरे मुल्क में तशवीशनाक है। मैं बार बार यही जिक्र करती हूँ कि कोशिश करें कि अपने आसपास के जो मुतासरा लोग हैं उनको पनाह दें, उनके लिए मददगार साबित हों और आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शहरों के लिए दुआ भी की जाए और जो आसपास के शहर हैं जो हुकूमत जो है जहाँ पे जिस जगह को खाली करवाने का हुक्म दे रही है आप वहाँ पे उन जगहों को खाली भी कर दें ताकि बड़े नुकसानात से बचा जा सके। अच्छा मुस्तफ़ा, चूँकि आप इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं, सोशल मीडिया से हैं, तो आप भी ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हमें लेने चाहिए या फिर हम किस तरीके से इन सैलाबी सूरत हाल से बच सकते हैं? लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू बात करें तो हमें लोगों को सबका ख्याल करना चाहिए। हमें इतने ज़्यादा वो अलर्ट कर देना चाहिए सबको थ्रू वीडियो कंटेंट और सारी चीज़ें, क्योंकि जितने फेमस लोग हैं अगर हम ये स्टेप लेंगे, हम ही लोगों को बताएंगे कि हमने किस तरह हेल्प करनी है लोगों की, तो और कौन करेगा। और ये करंट सिचुएशन ये है कि लोग काफ़ी सारे मेजॉरिटी लोग फ़ोन पे ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं। हमने भी कोई न्यूज़ देखनी हो तो हम लोग फ़ोन पे पोस्ट देख लेते हैं। ऐसा ही तो हम लोगों को ऑल टाइम एक्टिव रहना चाहिए और ये सारी सिचुएशन बतानी चाहिए कि किस तरह मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं और हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि आवाम तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी पहुँच जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पर जब आपको शोहरत मिली टिकटॉक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो क्या आपकी लाइफ में चेंजिंग्स आई? अच्छा, लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। लाइक आपका सोशल मीडिया की वो लाइफ हो गई कि आपकी अपनी कोई पर्सनल प्राइवेसी वगैरह नहीं होती। अच्छा। अब तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन 2020-21 की बात करें तो तब ये सिनेरियो था कि टिकटॉक की वजह से काफ़ी सारे अवाम में क्रेज़ था, लोगों में बहुत ज़्यादा था, इवेंट्स हो रहे थे, लोग मिलना चाह रहे थे, शूट्स, ब्रांडिंग और वो, तो आपकी रूटीन काफ़ी टफ हो जाती है। अच्छा। हम लोग एज अ स्टूडेंट और एक आगे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट के लिए बड़ा। उस टाइम पे स्टूडेंट भी थे? हाँ जी, मैं स्टूडेंट भी था, मेरा बैचलर्स चल रहा था उस टाइम। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मास्टर्स हो गए, सारी चीज़ हो गई। स्टडीज़ को अपने साथ साथ रखें क्योंकि टिकटॉक वाले सिनेरियो, लाइफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे सर को पता है एक एक चीज़ चेंज हो रही है। तो आज टिकटॉक है, कल कोई न्यू ऐप होगी, तो इट्स बेटर कि आपकी डिग्री बहुत प्रेफर कर रही होती है जो आपके साथ लाइफ टाइम चलती है। ये बड़ी अहम बात आपने की है कि प्लेटफॉर्म्स बदलते रहते हैं। पहले डब स्मैश के नाम से एक प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद टिकटॉक के नाम से एक प्लेटफॉर्म आ गया, वो भी बैन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खदशात ऐसे हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम मुकम्मल होनी चाहिए। आपके पास स्किल है, ठीक है, अगर आपके पास यू हैव गुड एक्टिंग स्किल्स, आपके पास और बहुत सारे स्किल्स हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, बोल सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ आपकी तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताएं कि जब कंटेंट वायरल हो गया
तो आपकी फैमिली की तरफ से आपको कैसा फीडबैक मिला? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली वाज लाइक कि उनको नहीं आइडिया था कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा तो फादर वाज लाइक यार क्या कर रहे हो, क्यों time छोड़ो waste कर रहे इसको, हो, हाँ जी, ये ये क्या हाँ। कर रहे हो, स्टडीज़ पे फोकस करो, आगे देखो क्या करना है, क्या प्लान है। बट टाइमली फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। जब आप एक अपना इंसान एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होने लग जाता है, एक गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग कर रहा होता है, ब्रांड्स आपको ले रहे होते हैं, आप एड्स कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स भी आपके लिए प्राउड फील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ पे। सपोर्ट किया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस फील्ड में आपके लिए? अच्छा, चैलेंज एज सच कुछ नहीं था। अच्छा। चैलेंजेस ये थे कि उसके बाद जैसे मैंने आपको बात की कि आपको अपनी फील्ड स्विच कर लेनी चाहिए। टिकटॉक का स्टार्टिंग फेज़ बहुत अच्छा था। देन उसके बाद मेरे लिए ये फ़ायदेमंद हुआ कि मैं अपनी फील्ड स्विच कर गया था। मैं मॉडलिंग वाली साइड पे आ गया, मैं इंस्टाग्राम पे आ गया, मैं प्रमोशंस वाली साइड पे आ गया, कि मैं ब्रांड्स वाली साइड पे प्रॉपर्ली यूज़ कर रहा था। देन मैंने टिकटॉक पे फोकस किया। राइट नाउ मैंने टिकटॉक बहुत कम कर दिया, क्योंकि टाइमली अब आके लोगों ने इस ऐप को इतना क्रिंज बना दिया है, इतना अजीब कंटेंट आने लग गया कि ऑटोमेटिकली हमें शर्मिंदगी होती है कि यार ये टिकटॉक पे क्या चल रहा है। आप इस ऐप को पॉजिटिवली यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव अगर इसके व्यूज़ देखें तो वो ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो फिर मॉडलिंग का आपने आगाज़ कब किया? मॉडलिंग मैंने 2019 में स्टार्ट कर दी थी, ब्रांड शूट से, रैम वॉक से, वो वाले सारा काम स्टार्ट कर दिया था। तो कौन सा ऐसा शूट था जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप जितना भी आगे बढ़ जाएं, जितना भी फेम हासिल कर लें, लेकिन वो एक चीज़ जो होती है वो आपको कभी नहीं भूलती। अच्छा, मेरे लिए सब चीज़ें न्यू थी। एज अ फैमिली में बात करूँ, जो शूट्स वाली बात करूँ, तो मेरी जो मेजॉरिटी जितने भी अपना पीछे देखूँ तो मेरे शूट्स काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के हैं। ब्रांड्स टाइप वो गए हैं कि मैं अच्छा, ग्रूम आपकी थोड़ी वेडिंग, लुक्स भी ऐसी है ना कि आपको ट्रेडिशनली सूट हाँ करेंगे जी, मेरे ख्याल ग्रूम से। टाइप शूट्स मेरे बहुत गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शूट्स बहुत अच्छे थे और सारे मेमोरेबल थे मेरे लिए। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अब अयान साहब कि आपने एसईओ का जिक्र किया पहले, तो एसईओ क्या है बेसिकली ये, और ये ई कॉमर्स के साथ रिलेट कैसे करती है? बेसिकली एसई जो है ये स्टैंड फॉर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। कि आप अपनी मीडियम जो एक वेबसाइट है या शॉपिफाई स्टोर है उसके ऊपर ट्रैफिक को लाने के लिए, लाइक आम ज़बान में कहें तो कस्टमर्स को लाने के लिए ठीक है। आप मुख्तलिफ टूल्स एंड टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप फिर एसईओ यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, जो ये आपकी अवेयरनेस है इसको बढ़ा देता है। लाइक आप गूगल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं, टॉप 3 हैं, उसके अंदर आपका स्टोर, आपकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। तो ये वो मीडियम है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएं कि ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेमेंट मेथड कौन सा है? क्योंकि ये भी जो देखने वाले हैं उनके लिए कंफ्यूजन है, तो पेमेंट मेथड भी बताएं कि कौन सा इस्तेमाल होता है ज़्यादा। पेमेंट मेथड के लिहाज से ना, मतलब अभी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में हमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ट्रस्टवर्थी होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ नॉर्मली फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत तो इस वजह से लोग डरते भी हैं शॉपिंग करते हुए। और एज अ सप्लायर हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लोग हमारे साथ भी फ्रॉड कर जाते हैं। अच्छा। कि लाइक अब हमने रिटर्न पॉलिसी रखी हुई है, लाइक बड़े मीडियम्स के थ्रू, लाइक अमेज़ॉन है जिसका वो आपको 15 डेज़ रिटर्न पॉलिसी दे रहा है। हम लोग भी अपने ब्रांड्स के अंदर अच्छा, इससे ट्रस्ट बड़ा गेन करते हैं। जी जी। फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं और मैं आपकी कस्टमर हूँ, तो मेरा ट्रस्ट आप पे बड़ा बिल्ड हो जाएगा कि 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी दे रहे हैं, तो क्यों ख़राब नहीं होगा कुछ भी। बिल्कुल ऐसे ही यही देखते हुए कि भाई यहाँ के जो हालात हैं, लोगों को ट्रस्ट दिलवाने के लिए कि भाई आप इस तरह की पॉलिसीज़ आप हमारे साथ भी कर सकते हैं, जैसे आप इंटरनेशनली कोई चीज़ मार्केट से बाय कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम आता है, एक तो लोग जो हैं वो यूज़ करके चीज़ें 4-5 दिन बाद अच्छा, दे देते हैं। ये भी होता है? वो मैं तो दोस्तों मुझे लगता है उन्हें कोई इवेंट था वो गुजार लिया उन्होंने, अब उन्होंने वापस कर दिया। अच्छा सर, फिर वो तो आपके किसी काम की नहीं रहती होंगी चीज़ें, बस वो वो लॉस है। वो लॉस है, अब क्या करें। अब हम देखिए भाई, ये हरकतें करना बंद करें, अच्छी बात नहीं होती। हम खुद भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं,
तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। हाँ, अगर डिफेक्टेड कोई आर्टिकल आ जाता है या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तब तो आप रिटर्न पॉलिसी का इस्तेमाल करें। ये तो मैंने बताया कि लोग इस्तेमाल करके भेज देते हैं, ये तो चलो मेहरबानी है उनकी। लोग भेज कई भी दफ़ा देते हैं। भेज देते हैं, लोग तो कई दफ़ा दूसरी चीज़ें भी भेज देते हैं। भेजा सूट था, वापसी कोई और चीज़ आई है उसके अंदर, तो मतलब इस तरह की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा सर, ये मेरी एक फैमिली में मेरी एक कज़न भी है और बड़ा क्लोज़ रिश्ता है मेरा उनसे। उन्होंने भी यही, वो यहाँ रहती नहीं है लेकिन वो रहती हैं कनाडा में। उन्होंने क्या किया कि सेम उन्हें वही चीज़ चाहिए थी, एक शादी थी और उन्हें एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए थी अपनी बच्ची के लिए। अमेज़ॉन से मंगवाई, इस्तेमाल किया, 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी में शादी गुजर गई, मामला ख़त्म। अब 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी में वापस भेज दिया। सही है। अच्छा, ये होता है वाकई? बस वो है इस तरह से। चले, असल आप में लोग भला कर रहे हैं लोगों का। अब बस वो सारा भला हम ही कर रहे हैं, लग तो ऐसे ही रहा है। असल में ना हमारी कुछ लाइक हमारी लोकल मार्केट्स में 2-3 जो ब्रांड्स चल रहे हैं, एक्स्ट्रा इजाब बैदानिया के नाम से है, एक परफ्यूम का ब्रांड एंड्योर के नाम से। तो हमें लोकल में तो हमने सबसे पहले तो ये रखा, हमने कैश ऑन डिलीवरी रखी हुई है चीज़, ठीक है। कि क्योंकि होता यही है कि अक्सर लोग पेमेंट करके बाद में अकाउंट भी ब्लॉक करा देते हैं कि मेरे से गलती से पेमेंट होगी, इस तरह के इश्यूज भी फेस करने अच्छा। पड़े। तो मैं तो ये कहता हूँ कि लोग जितना इससे डरते हैं कि हमारे साथ लेते हुए फ्रॉड ना हो जाए, हमें भी डर लगता है देते हमें हुए देते हुए फ्रॉड फ्रॉड ना हो जाए। तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते अच्छा, हैं। क्लाइंट्स की, कस्टमर्स का फीडबैक तो हर कोई सुनता है। आज हम एक ब्रांड का फीडबैक सुन रहे हैं कि क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में नॉर्मली जो हम लोग बहुत बड़े सेगमेंट में काम कर रहे हैं, बेसिकली सी फॉर परफेक्ट ग्रुप जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो हम लाइक मेडिकल बिलिंग, मेडिकल कोडिंग वगैरह इंटरनेशनली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। साथ साथ हमारा एक सेगमेंट जो है वो ई कॉमर्स इस लिहाज से भी है। तो हर जगह का अपने डिफरेंट जो है प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। अब यूएस की बात करें, यूएस में भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ब्रांड्स भी सम टाइम हमें तंग करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी लास्ट टाइम भी हमारे $400,000 का जो है वो उन्होंने माल रोक लिया है। अच्छा। और अब वो जो ब्रांड था वो कहता था कि मेरे पास नहीं है। वो जो मीडियम था, मैं मीडियम का नाम ही लेना चाहूँगा, लाइक वो डेफमेशन में ना चला जाए, तो वो कहता था हमारे पास नहीं है। अब हम उन्हें कहते थे भाई $4 लाख का माल है हमारा, किस जगह है, मतलब तो आप वो कहते हैं हमारे लॉस तो पास। नहीं हुआ आपको? बस वो करते करते फिर हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। लाइक मैं बताया ना, ये वकालत वाली साइड मेरी यहाँ बहुत ज़्यादा काम आई। तो फिर हम आर्बिट्रेशन के अंदर गए। आर्बिट्रेशन के अंदर एटलीस्ट उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जी हमारे पास आया था। उसके बाद Q4 लाइक जो क्रिसमस वाला क्वार्टर होता है उसके अंदर रश बहुत ज़्यादा था, तो हमसे कहीं मिस हो गया, हम उसको ट्रेस कर रहे यानी हैं। $4 लाख जी का सामान ऐसे ही मिस हो गया। मिस हो गया। वो कोई जिम्मेवारी नहीं बन रहा था। वो कहते थे, ब्रांड कहता था जिससे हमने सप्लायर से उठाया था, वो कहता था हमने भेज दिया है, और वो जो जिसके पास भेजा था वो कहता हमारे पास पहुंचा नहीं है। बस वो इसी के अंदर ही 3-4 महीने हमारे चलते रहे। अच्छा। और इन द एंड फिर ये हुआ कि अब एटलीस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारे पास तो अब था। फिर आपको लॉस तो नहीं हुआ? अभी तक अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये है कि अगर उनको नहीं भी मिल पाता तो जाहिर सी बात है वो इंश्योर्ड पे माल करना था, पड़ेगा उन्हें पे उन्हें। करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो बेसिकली। ई कॉमर्स बिजनेस को कामयाब बनाने के हमें कुछ तरीके बताएं। सबसे पहले तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। सोच कैसे? सबसे पहले तो जितना हमें रिस्क हलाल सीधे तरीके से आ रहा है उस पर हाँ, सब्र शुक्र करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें 2 नंबरी साइड हम ज़्यादा देखते शॉर्टकट के चक्कर में। अगर ये मैं कहता हूँ ड्रॉप शिपिंग अभी भी पाकिस्तान में चल रही होती तो ये ऐसा मीडियम था कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए कमा रहे थे। कमाल से। लेकिन आपने उसके अंदर फ्रॉड करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से उन्होंने आपको आपको मुल्क बैन में कर बैन दिया। कर दिया उठा के। इसी तरह अब लाइक हमारे जो है इस्लामाबाद में और कराची में ऑफिसेज हैं, उसका हेड ऑफिस हम यहाँ मुल्तान से कंट्रोल कर रहे हैं। मैं अक्सर हंसता हूँ कि हमारा उल्टा हिसाब है, लोग बड़े शहरों में हेड ऑफिस बनाते हैं, हमने छोटे शहर में बना रखा है। हाँ। उसके भी कुछ रीज़न है, लाइक हमारा यानी बिलोंगिंग कोटोदू से है, वालिद साहब पुलिस ऑफिसर थे रिटायर्ड, अब जो मेरी वाइफ हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छा। तो हमारा शुरू से हमने कहा मुल्तान में ही कुछ ना कुछ सेटअप करना है, तो हमने वहाँ सेटअप किया और फिर हमने अच्छा, मुल्तान अपना में आ शहर छोड़ के जाया भी नहीं जाता? गए। बस वो बिलोंगिंग्स ऐसी होती हैं तो फिर बंदा कहाँ आज कब तक जाए। वो कहते सही हैं ना बात है। आम जब जम पल इधर की होती है, दोस्ती यारियाँ इधर की होती हैं। तो मैं जैसा सोच की बात करता तो अब इंटरव्यूज़ के अंदर मैं बड़े मुल्तान के अंदर ये मसाइल फेस करने पड़ते हैं कि लोग अक्सर आगे पूछते हैं रात को कौन सा काम होता है, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर जो हैं खास तौर पे हमारे इस एरिया में, इस जनूबी पंजाब बिल्कुल। वाले बेल्ट में ना, लोग ज़रा समझते हैं कि यार ये क्या काम है, लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब एक खातून थी तो मतलब वो कहती हैं कि मैं रात को नहीं कर सकती, मेरी मजबूरी है। तो मजबूरी तो मतलब
कई किस्म की होती है, लेकिन उनकी तरफ थोड़ी यूनिक थी, तो मुझे क्या थी? जिक्र अगर करना। वो मजबूरी है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो वो नहीं, वो शेयर मतलब ऐसे वो कहते मेरे वालिद साहब कहते हैं रात को जो काम होता है ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा बस वो इस तरह के हमें इशूज आते हैं, तो हम मुल्तान में तो कंटिन्यूसली ओपन फॉर हायरिंग रहते हैं हम। अच्छा, ओपन फॉर हायरिंग रहते मतलब हैं क्योंकि आप, हमारा ये तो स्टाफ बहुत भी पूरा अच्छी नहीं बात होता, है। मतलब तो इसी क्या वजह क्या से जॉब्स अवेलेबल हैं आपके पास? हमारे पास मार्केटिंग एजेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेशन की भी जॉब्स होती हैं हमारी। सिर्फ कंटेंट एक क्रिएटर्स की भी जॉब्स होती हैं? सम हाउ कंटेंट क्रिएटर, लाइक हमारे एड्स वगैरह जो चलते हैं उसके अंदर हम यूज़ हाँ। करते हैं। बेसिकली हमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है इंग्लिश, के इंग्लिश बोलनी और आनी चाहिए। आनी चाहिए, डिग्री से बिल्कुल, हमारा आपका कोई सर एक्सेंट वो होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे एक फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं, उन्हीं के साथ बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। इंग्लिश वो ठीक जिस तरह इंग्लिश वो जैसा पहले एक मिसाल दी जाती थी कि पढ़े है फ़ारसी बेचे है तेल, वारे किस्मत तेरा खेल। तो पहले फ़ारसी जिस तरह एक लैंग्वेज होती बात थी बड़े है। सगीर में, तो अब ये इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज आ गई है कि आपने एक्सेल करने के लिए इंग्लिश आपको लाजमी बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है जी। एक शॉर्ट ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ना एक बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है और नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है। आप एक तस्वीर अपलोड कर दें, आप एक वीडियो अपलोड कर दें, तो उस पर हेट कमेंट्स और आपको नेगेटिवली बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो फिर उसका सामना कैसे करते हैं? अच्छा, इस चीज़ का अगर आप करंटली अगर बात की जाए, जैसे कि आप भी सोशल मीडिया हर बंदा यूज़ कर रहा है, कि आजकल यूट्यूबर्स के पीछे आवाम बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। अभी रिसेंटली एक बड़ा वेल नोन नेम डकी भाई जो अरेस्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ के उसका एक गैम्बलिंग ऐप के साथ कनेक्शन था, उसने प्रमोशंस की और इस तरह किया। तो ये चीज़ क्रिटिसिज्म आपकी बहुत ज़्यादा होने लगी है अब सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक वो बात है ना कि एक हसद वाली चीज़ लोगों के अंदर से नहीं जा रही। पहले होता था कि नेगेटिवली आप प्रमोशन की है जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए थी, वी एडमिट इट, लेकिन उसके और बहुत सारे तरीके। और आप फिर बस मैं ये चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि आप जड़ से पकड़ें सबको। बिल्कुल, आप अगर जड़ पकड़ें से तो जड़ सबको से पकड़ें। जो बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, आप उनको जड़ से पकड़ें और निकालें। अगर बिल्कुल आपको ऐसी हमारे बात। मुल्क के नौजवान, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारी शर्ट्स पे ब्रांडिंग हुई हुई है, मैचेस में हुई हुई है हर जगह, लेकिन इस चीज़ को आप जड़ से पकड़ें तो ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर है। तो आप criticism- देखें हर छोटे से छोटा इन्फ्लुएंसर जिसके 4-4 हज़ार फॉलोअर्स हैं, वो भी प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को। बिल्कुल। तो या तो आपके लॉज ऐसे सेट हो जाने चाहिए, या फिर अगर आपने स्टार्ट करना था, आपने इनिशिएटिव लेना था, तो पहले आप एक स्पेसिफिक लॉ सेट कर देते कि जी अब पीछे जो हो गया सो हो गया, अब जिसने किया उसके Currently लिए उसके लिए। हमारा कानून ये है। बिल्कुल, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है। तो फिर ज़रा ये मामला अभी मेरी भी समझ से बाहर है कि इस वक्त क्या सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। तो बस क्रिटिसिज्म तो हर जगह हो रही है, क्योंकि लोगों का मेंटालिटी लेवल बड़ा चेंज हो गया। पहले ये था कि लोग आपको देख के खुश हो रहे थे, अब आपके गुड कमेंट्स से ज़्यादा आपके हेटर्स होंगे। हेटर्स होते हैं, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ आपकी पकड़ के उसके बाद आपके कमेंट्स तो फिर आप डील कैसे करते हैं उसको? मेंटली अच्छा, आपको अफेक्ट नहीं इसका करती वो सबसे चीज़? अच्छा डील करने का एक ही तरीका है कि आप जब रिस्पॉन्स देते हो ना तो बात ज़्यादा बढ़ती है। अच्छा, ठीक है, इट्स बेटर कि आप इसको इग्नोर करो। अगर कोई कमेंट्स कर रहा है या कुछ इस तरह वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कोई चीज़, लेकिन मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप उस इशू को बढ़ाओ मत। एक तरफ आप उस इशू को सिंपली इग्नोर करो और अच्छा। कोशिश करें कि अगर आपकी ज़ात के ऊपर बात हो रही है या आपकी कोई और, तो एक स्पेसिफिक से वीडियो बना के वो लगा दें। जैसे मेरा काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था कि मेरी पिक्चर्स यूज़ हो रही हैं, पिक्चर्स ने यूज़ कि मेरे ये फेसबुक पे डिफरेंट नेम से मेरे पिक्चर्स इस्तेमाल करके वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा अब था। ब्रांड को नहीं, इनफैक्ट लोगों ने, लड़कों ने मेरी पिक्चर्स लगा के अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में और वो लोगों से बातें करें। अब काफ़ी सारे लोग जो इंस्टाग्राम यानी टिकटॉक पे fake नहीं बात accounts। फेक अकाउंट्स वाला अच्छा, scenario बहुत ज़्यादा हमारे चल रहा है। पास क्योंकि लॉ एक्सपर्ट्स भी आते रहते हाँ हैं, जी, मैंने इस साइबर पर क्राइम प्रॉपर्टी साइबर एक्सपर्ट्स क्राइम में आते रिपोर्ट रहते हैं। कराई भी है और इसके खिलाफ में बड़ा सीरियस एक्शन लिया था, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। शादियों के ग्रुप में मेरे रिश्ते वाली एड्स चल रही हैं, डेली मैं स्टोरीज लगा रहा हूँ कि आई वाज लाइक यार मैं डॉक्टर शयान नहीं हूँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। ये वाला केस मुझे क्योंकि मैं इग्नोर कर रहा था काफ़ी टाइम अच्छा, से। वो आपकी फोटो शादियों के ग्रुप्स में भेज रहे हैं कि जी आप शादी करना हाँ चाहते जी, हैं? शादी के लिए अवेलेबल हैं और ये यूके नेशनल है। मैं कहा अच्छा यार, मैं मुल्तान में बैठ के यूके नेशनल हो गया। तो इस तरह वाले इश्यूज ना आपको काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके पास अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना अच्छा हो गया, हमारे लॉज इतने अच्छे हो गए हैं कि साइबर क्राइम No की तरफ doubt। से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है
आप उसको एटलीस्ट, अगर आपके साथ इस तरह के इशू फेस हो रहे हैं, लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ मैं बात, कि अगर उनके लिए इशू फेस हो रहे हैं तो लाजमी साइबर क्राइम से अगर आपके फेक अकाउंट्स बन रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली हमारे साइबर क्राइम जो एजेंसीज हैं हमारी वो भी बैठी हैं। हमारा अब तो कानून इतना सख्त हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप अगर किसी को सोशल मीडिया पे गाली भी देते हैं ना तो वो भी एक जुर्म कंसीडर किया जाता है, वो एक क्राइम है जो आप कमिट कर रहे हैं। तो कुछ भी सोचने से पहले, खुदारा बोलने से पहले सोचें। अच्छा मुझे बताएं कि आप अपने मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं कि आपने किस करियर को परस्यू करना है। आप ऑब्वियसली मॉडल भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अच्छा, अब करंटली मैं बात करूँ ना, आपको कभी एक फील्ड पे स्टक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सर वाली फील्ड ई कॉमर्स बहुत अच्छी जा रही है। मैंने पर्सनली अभी अपना सॉफ्टवेयर हाउस वाला काम स्टार्ट किया एंड आई वाज डीलिंग विद द GHL गो हाई लेवल। अच्छा, मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, इस काम पे अब थोड़ा सा इनिशियली मैंने स्टार्ट कर लिया। ठीक उसके है। बाद आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज जिनके एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रहा हूँ। तो आपको सोशल मीडिया से, AI से रिलेटेड, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं फील्ड में आपको हाथ पाँव मारने चाहिए। और मेरा भी यही कोशिश है कि इन फ्यूचर मैं किसी एक चीज़ पे स्टक ना हूँ, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट जगह पे, और हर स्टेज सोशल पे मीडिया को आप जितना पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं वो आपको पॉजिटिवली बहुत बेनिफिशियल आपके लिए साबित बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, स्पेशली अपने फॉलोअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मैं फॉलोअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा, जितने भी यंगस्टर्स देखें, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिग्री बहुत ज़रूरी है। आप जब तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे आपको मार्केट में सर्वाइव करना नहीं आएगा। वो लोग कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों कमा रहा हूँ यूट्यूब वाले सेक्टर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी डिग्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, उसके बाद आप इन फील्ड्स में हैं। साथ साथ साइड बाय साइड थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी इनिशियली अपनी स्टडीज़ के साथ साथ। ई कॉमर्स सबसे अच्छा काम है, सर से गाइडेंस लें, सर के पास जाएँ, बहुत अच्छा काम है ई कॉमर्स। और इस तरह की वास्ट फील्ड बहुत ज़्यादा है। AI को समझें, टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं, लेकिन उसको अच्छे पॉजिटिवली वे से जाएं, तो आप इजीली अर्न कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए? जिस तरह आप सब्सिडाइज कर रखा है इस सेक्टर को ऑलरेडी भी, तो इसके अलावा इसी तरह के उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। अभी इसके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बने, तो यही वजह है फिर कंज्यूमर भी और रिटेलर भी वो दोनों ही तंग होते हैं। अभी जो हमारा कंज्यूमर एक्ट है उसके अंदर भी ऑनलाइन के हवाले से कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं हुई हुई। अब लाइक अगर किसी का डिस्प्यूट पड़ गया है तो वो किस मीडियम पे जाएगा, किसी को नहीं पता कि क्या करना है। तो हुकूमत को सबसे पहले इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, और फिर प्रमोट करने की ज़रूरत है कि ये वो सेक्टर है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर अच्छा, आ फिर सकता सर है। हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी तो इससे बहुत बेहतर हो सकती है ना, बिल्कुल हम हो सकती अपनी मैशत पर भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। बिल्कुल, इस टाइम पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट हैं वो तकरीबन $3 बिलियन की हैं, और जबकि अगर हम अपने नेबरिंग हुड में देखें जो इंडिया है वो 78 बिलियन के ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो ये वो एक्सपोर्ट है जो आपके फॉरेन रिजर्वायर्स को बढ़ा सकती हैं। तो हमें बस वो यही है कि कुछ ना कुछ, अभी बीच में मतलब प्रॉब्लम आ गया था, इंटरनेट स्लो हो गया था। वो तो हमारा जो शार्क है ना वो हमारे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के, वो कहती है जी नहीं पाकिस्तान का इंटरनेट मैंने हर हफ्ते खाना है। बस वो पता नहीं हमारे ही खाती है, हमारे उस पर दाना लगा हुआ है तार पे, पता नहीं क्या है। मतलब लाइक ये शार्क वाला तो चले समहाउ हो भी जाता है, मतलब नेचुरल है, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। बट हुकूमती सतह के ऊपर भी लाइक 3-4 दिन वो फायरवॉल इंस्टॉल करने के चक्कर के अंदर जब उन्होंने वो ब्रेक डाउन हुआ, अब उसके अंदर हमारा जो इतना ज़्यादा लॉस हुआ, ये 3 अरब से हमारी 70 लाख के ऊपर एक्सपोर्ट जा चुकी थी। यानी हुकूमती सतह पर ये इंटरनेट के जो भी मामलात हैं और ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलानी चाहिए ताकि हमारे नौजवान भी इससे आगाह हो सके। थैंक यू वेरी मच अयान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद करती हूँ आज का शो आपके लिए एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेशन से भरपूर होगा। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।